हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है ओवरहेड्स। तो जैसा कि बेटा आप देख रहे हैं स्क्रीन पर लिखा हुआ है ओवरहेड कॉस्टिंग। तो बेटा आपने इस चैप्टर से पहले जैसे मटेरियल का चैप्टर पढ़ा है, लेबर का चैप्टर पढ़ा है, तो वहाँ पर हम लोगों का कई एक बार ये डिस्कस हुआ है कि जब भी कोई इंडस्ट्री किसी प्रोडक्ट को बनाती है तो बेटा जी उस प्रोडक्ट को बनाने में मटेरियल लगता है, लेबर खर्च होती है और ओवरहेड्स खर्च होते हैं। ओवरहेड का मतलब होता है बेटा मटेरियल और लेबर के अदरवाइज जो हमारे अदर एक्सपेंसेस हैं, तो बेसिकली वो हमारे क्या कहलाते हैं, ओवरहेड कहलाते हैं। जैसे बेटा सपोज आपकी एक फैक्ट्री है, फैक्ट्री में जैसे आपका बिल्डिंग का रेंट हो गया, बिल्डिंग का इंश्योरेंस हो गया, लाइटिंग के खर्चे हो गए। अब बेटा फैक्ट्री में बड़ी बड़ी मशीनें चलाई जा रही हैं जिससे सपोज करिए आपका ये प्रोडक्ट बनाया जा रहा है, ये प्रोडक्ट बनाया जा रहा है, दुनिया का कोई सा भी प्रोडक्ट बनाया जा रहा है। तो सिंपल सी बात है बेटा, उस प्रोडक्ट को बनाने के लिए जो प्रोसेस होगा, यानी कि हमारा प्रोडक्ट एक प्रोसेस से निकल करके दूसरे प्रोसेस में जाएगा, दूसरे से तीसरे में, तीसरे से चौथे में, डिपेंड करता है प्रोडक्ट कैसा है। कई बार होता है कि बेटा कोई बहुत ही बड़ा प्रोडक्ट है, बहुत यूनिक प्रोडक्ट है, तो हो सकता है कि वो 8 8 10 10 बार, ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के प्रोसेस से गुजर के निकले। एक प्रोसेस से 10 प्रोसेस तक वो जाता है, तब जाकर के कहीं फाइनल प्रोडक्ट बनता है, फाइनल प्रोडक्ट बनता है। तो बेटा जी आप मटेरियल पढ़ चुके हैं, लेबर आप पढ़ चुके हैं, आप जानते हैं व्हाट इज़ द मटेरियल। मटेरियल वाले चैप्टर में हमने क्या सीखा है, उसकी क्या इंपॉर्टेंस है कॉस्टिंग के अंदर, लेबर के बारे में आपने अच्छे से पढ़ा। तो ठीक उसी प्रकार से आज आपको ओवरहेड सीखना है कि जो एक प्रोडक्ट में इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं जिन्हें हम ओवरहेड्स कहते हैं, तो उन ओवरहेड का हम क्या ट्रीटमेंट करने वाले हैं, उनकी क्या कैलकुलेशन की जाएगी और क्यों की जाएगी। हम आखिर ओवरहेड का जो चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं उसमें हम किस बात को जानना चाह रहे हैं, क्या सीखेंगे। तो चलिए बेटा थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है बेटा, और यूं मान के चलिए कि हर एग्जाम में एक क्वेश्चन तो बनता ही है, क्वेश्चन जरूर आता है बच्चे। तो बहुत कॉन्सेंट्रेट होकर के रहिएगा प्लीज़। तो थोड़ा सा देखो डिस्कस करते हैं ओवरहेड के बारे में। यहाँ पर जैसे बेटा यहाँ इंट्रोडक्शन में लिखा हुआ है, लिख रहे हैं कि ओवरहेड आर द इनडायरेक्ट कॉस्ट। सबसे पहले ही बोल दिया बेटा, कह रहे हैं कि ओवरहेड का मतलब है इनडायरेक्ट कॉस्ट। इनडायरेक्ट कॉस्ट यानी कि जो खर्चे डायरेक्टली किसी प्रोडक्ट से रिलेटेड नहीं होते हैं, यानी कि ओ जैसे मान लीजिए बिल्डिंग का रेंट है। अब बिल्डिंग का रेंट अकेले इस प्रोडक्ट के लिए थोड़ी खर्च हो रहा है, हमारी फैक्ट्री में कई एक प्रकार के प्रोडक्ट बनते हैं। हमारी फैक्ट्री में ये टच पेन भी बनता है, हमारी फैक्ट्री में ये माउस भी बनता है, हमारी फैक्ट्री में कोई और प्रोडक्ट भी बनता है। और पूरी बिल्डिंग का जो रेंट है फिर वो किसी एक प्रॉपर तरीके से अलग अलग प्रोडक्ट पर किसी डिफरेंट डिफरेंट तरीके से उसके ऊपर उसको स्प्रेड किया जाएगा। तो ये बेटा इनडायरेक्ट एक्सपेंस हो गए। इनडायरेक्ट एक्सपेंस जो खर्चा डायरेक्टली स्पेशली किसी प्रोडक्ट के लिए किया जाता है, ओनली एंड ओनली फॉर दिस प्रोडक्ट, तब तो फिर वो डायरेक्ट एक्सपेंसेस बन जाता है। तो बेटा यहां पर आप सीख रहे हैं ओवरहेड का मतलब इनडायरेक्ट कॉस्ट विच कैन नॉट बी डायरेक्टली एलोकेटेड। देखो साफ लिखा है, कह रहे जो खर्चा डायरेक्टली किसी प्रोडक्ट के संबंध में एलोकेट या कंसीडर नहीं किया जा सकता टू ए स्पेसिफिक जॉब, प्रोसेस और प्रोडक्ट। आगे लिख रहे हैं बेटा, इट इज द टोटल ऑफ इनडायरेक्ट मटेरियल। कह रहे हैं ये इनडायरेक्ट मटेरियल हो सकता है, इनडायरेक्ट लेबर हो सकता है और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हो सकता है। ये मत कहना सर यहाँ तो मटेरियल और लेबर भी आ गया, और वो तो सर पहले भी चैप्टर में आया था। तो बेसिकली वहां पर वो डायरेक्ट मटेरियल था, डायरेक्ट लेबर था।
इस चैप्टर में इनडायरेक्ट मटेरियल और इनडायरेक्ट लेबर की बात हो रही है, यानी कि एक ऐसा मटेरियल जो बल्क में परचेज किया जाता है और जो कई एक प्रकार के प्रोडक्ट के यूज में आ जाता है, नॉट ओनली फॉर दिस प्रोडक्ट। मटेरियल आया, कई एक प्रकार के प्रोडक्ट में यूज हो जाएगा, तो फिर वो इनडायरेक्ट मटेरियल। इसी प्रकार से एक लेबर है जो कई एक प्रकार के प्रोडक्ट के ऊपर सर्विस देती है, काम करती है, तो उस लेबर की जो वेजेज है, उस वर्कर की जो वेजेज है, वो वेजेस का खर्चा डायरेक्ट वेजेस नहीं कहलाएगा, वो फिर इनडायरेक्ट वेजेस कहलाएगा, क्योंकि वो वर्कर कई एक प्रोडक्ट के ऊपर काम करता है और शाम को पर्टिकुलर उसे एक दिहाड़ी ये वेजेस दे दी जाती है। वो स्पेशली किसी खास प्रोडक्ट के संबंध में काम नहीं करता है। अगर ऐसा होता कि एक वर्कर है, एक कारीगर है जो सिर्फ और सिर्फ इसी प्रोडक्ट को बनाता है, इसी के लिए अपनी मेहनत करता है, तो उसको मिलने वाली मजदूरी प्रॉपर तरीके से इसी प्रोडक्ट के ऊपर चार्ज कर दी जाती और वो कहलाती डायरेक्ट वेजेस। लेकिन यहां पर बात चल रही है इनडायरेक्ट वेजेस की, यानी कि एक वर्कर काम करता है पूरी फैक्ट्री में, वो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की जॉब करता रहता है, कभी कुछ काम करता है, कभी कुछ काम करता है, कभी कुछ काम करता है, जैसा उसे इंस्ट्रक्शन दिया जाता है, फिर उसको शाम को एक पर्टिकुलर एक वेजेस दे दी जाती है, तो वो वेजेस इनडायरेक्ट वेजेस कहलाएगी, इनडायरेक्ट वेजेस। तो बेटा ओवरहेड यहां पर हम जो पढ़ रहे हैं, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस की बात, इनडायरेक्ट मटेरियल की बात, इनडायरेक्ट लेबर की बात हो रही है, और भी बड़े इंटरेस्टिंग खर्चे आपके सामने अभी आने वाले हैं। अब हम यहां पर बेटा ये लाइन टू लाइन टोटल सारा थ्योरी नहीं पढ़ेंगे अभी, हमारा पर्पज सिर्फ आपको इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस समझाने का है और फिर उन खर्चों को अलग अलग किस प्रकार से करना है। आपने कहा सर जी अलग अलग करना है, कैसा अलग अलग, अभी बताऊंगा बेटा, बस थोड़ा सा रुकिए। जैसे मेरे बेटे, अब मैं यहां पर आपको थोड़ी सी बात ये और समझाऊं, सुनो ध्यान से। जैसे बेटा मान लीजिए कि आपकी फैक्ट्री में ये प्रोडक्ट बनाया जा रहा है, राइट। अब किसी भी इंडस्ट्री की बात ले लीजिए बेटा, जहां मैन्युफैक्चरिंग होती है, जहां प्रोडक्शन होता है, वहां मेरे बच्चे 2 3 4 प्रोडक्शन डिपार्टमेंट होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको यहां पर समझाने की कोशिश करूं, जैसे बेटा सपोज करिए P1, P2, P3। आपने कहा सर ये क्या है, मैंने कहा बेटा ये प्रोडक्शन डिपार्टमेंट 1, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट 2, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट 3, मैंने ये नाम दे दिया इनको। और बेटा जी मैंने यहाँ पर ऐसे करके लाइन खींचा, आराम से सुनिएगा, अभी बहुत अच्छे तरह से आपको कुछ बातें दिखाने वाला हूँ। इसके बाद बेटा ये तो हो गए हमारे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। फिर बेटा जी ऐसे ही हमारे पास होते हैं S1 और S2, ये होते हैं मेरे बच्चे सर्विस डिपार्टमेंट, सर्विस डिपार्टमेंट, सर्विस। तो और ये हमारा इधर हो गया बेटा पर्टिकुलर, ये हो गया पर्टिकुलर, ध्यान से देखिएगा पर्टिकुलर्स। तो पॉइंट ये आया कि अब हमारी इंडस्ट्री के अंदर जब बेटा जी ये प्रोडक्ट बनेगा, तो एक प्रोडक्ट 2 3 प्रोसेस से गुजर के निकलेगा, 2 3 प्रोसेस से गुजर के निकलेगा। स्टार्टिंग स्टेज में काम चालू हुआ, हमारा ये प्रोडक्ट P1 में, डिपार्टमेंट P1 में पहुंचा, और इस पर बेटा इनिशियल स्टेज पर थोड़ा काम शुरू हुआ। अब सपोज करिए बेटा P1 डिपार्टमेंट एक पर्टिकुलर काम करता है, उसने अपना काम पूरा कर दिया, पूरा करने के बाद उसने इस प्रोडक्ट को आगे बढ़ा दिया। अब ये पहुंच गया P2 में, P2 में जाकर के बेटा कुछ काम हुआ, फिर इसको और आगे बढ़ा दिया गया, ये P3 में पहुंच गया।
सपोज करिए बेटा P3 हमारा प्रोडक्शन डिपार्टमेंट 3 लास्ट प्रोसेस है, जहां जाकर के ये प्रोडक्ट बिल्कुल कंप्लीटली फाइनली बन करके तैयार हो जाता है। तो सवाल उठता है, जब एक प्रोडक्ट तीन तीन डिपार्टमेंट से गुजर के निकला तो तीनों डिपार्टमेंट में क्या जनरेट हुई? कॉस्ट जनरेट हुई, खर्चे जनरेट हुए। और सुनिए, जो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है बेटा, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट अपने आप काम नहीं कर सकते, क्योंकि प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को हेल्प चाहिए, सपोर्ट चाहिए। तो उनको सपोर्ट करने के लिए हमारी फैक्ट्री में 2-3 सर्विस डिपार्टमेंट होते हैं, जैसे S1, S2, मैंने यहां पर ये 2 नाम दिए हैं। तो सर्विस डिपार्टमेंट का काम है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट की हेल्प करना, उनको सर्विस प्रोवाइड करना, तब जाकर के प्रोडक्शन डिपार्टमेंट अच्छे से काम कर पाते हैं, अच्छे से काम कर पाते हैं। जैसे आप कभी सपोज करिए देखते हो बेटा, जैसे कोई आपने मान लीजिए मूवी देखा, कोई पिक्चर देखी आपने, आप उसमें ये देख रहे हैं कि किसी पर्सन का मान लीजिए ऑपरेशन हो रहा है, ऑपरेशन थिएटर में डॉक्टर की टीम लगी हुई है। अब एक बहुत ही बड़े डॉक्टर साहब ऑपरेशन करने के लिए आए, पेशेंट लेटा हुआ है। तो क्या आपको ऐसा लगता है कि डॉक्टर आएगा, वो तरह तरह के इंस्ट्रूमेंट यूज करेगा, चीर फाड़ के ऑपरेशन करेगा और निकल के चला जाएगा बाहर? नहीं, डॉक्टर तो बस खड़े होकर के सिर्फ इशारा करते हैं, ठीक है, जरा सा हाथ बढ़ाया तो उनके जो असिस्टेंट है वो तुरंत समझ जाते हैं कि डॉक्टर साहब कौन सा इंस्ट्रूमेंट मांग रहे हैं, तुरंत वो उनको वो प्रोवाइड करते हैं और डॉक्टर साहब फटाफट फटाफट अच्छे से ऑपरेशन सक्सेस करके और पेशेंट की जान बचा करके ऑपरेशन थिएटर से बाहर आ जाते हैं। तो डॉक्टर साहब का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस है, लेकिन उनके साथ में जो उनकी टीम लगी हुई थी, क्या उसका इंपॉर्टेंस नहीं है? बिल्कुल है। उनकी हेल्प के बिना डॉक्टर का काम भी संभव नहीं है बेटा, उनका भी काम संभव नहीं है। तो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट तभी प्रोडक्शन कर सकता है बेहतर वाला, जब सर्विस डिपार्टमेंट सर्विस प्रोवाइड करेगा। सर्विस डिपार्टमेंट मेरे बेटे कई एक प्रकार के होते हैं। यहां पर आप छोटा सा एक एग्जांपल ले लीजिए मुझसे। जैसे मैं यहां पर ये कह दूं कि S1 को मैंने मान लिया S1 कैंटीन डिपार्टमेंट है, कैंटीन। अब कैंटीन में तो बेटा चाय बनती है। आप कहोगे सर जी चाय का इस प्रोडक्ट से क्या लेना देना? मैंने कहा हाँ बेटा बिल्कुल सही बात है, ये प्रोडक्ट चाय थोड़ी पिएगा, लेकिन इस प्रोडक्ट को बनाने वाले जो वर्कर हैं, जो कारीगर हैं, सीधी सी बात है वो तो चाय पिएंगे। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में हमारी टीम काम कर रही है, काम करते करते उनके अंदर एक टायर्डनेस आ गई है, तो पता चला तब तक एक गर्म चाय की प्याली उनके पास पहुंच गई और चाय पीने के बाद उनके अंदर ऊर्जा आ गई, एनर्जी आ गई, रिफ्रेश हो गए और बेहतरीन तरीके से उन्होंने दोबारा से काम चालू कर दिया। एक तो ये बात हुई। जो बेटा S2 है, S2 को मैं ये मान लेता हूं, सपोज बेटा जी वो इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट है, इंजीनियरिंग। जैसे ही हमारे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट की कोई मशीन खराब होती है, उसमें फॉल्ट आता है, तो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट सर्विस डिपार्टमेंट 2 यानी इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट को कॉल करता है, अरे भैया मुकेश जी जरा देखना आकर के ये P1 में एक मशीन में प्रॉब्लम है। एक इंजीनियर फटाफट आया, दिखाओ क्या प्रॉब्लम है। फटाफट मशीन को एकदम सेट किया, ओके किया, प्रोडक्शन दोबारा से चालू हो गया। तो कुल मिलाकर के प्रोडक्शन डिपार्टमेंट अपना काम बेहतर तरीके से करे, इसके लिए सर्विस डिपार्टमेंट की बेहद आवश्यकता है। तो अब मैं ये कहना चाहूंगा बेटा, जैसे फॉर एग्जांपल हमारी बिल्डिंग का, पूरी फैक्ट्री का जो रेंट है, मान लीजिए बेटा पूरी फैक्ट्री का रेंट सपोज करिए 80,000 है, रेंट 80,000। और बेटा जी उस पूरी फैक्ट्री में हमारे ये 5 डिपार्टमेंट बने हुए हैं, P1, P2, P3, S1, S2। तो मेरे बच्चे सवाल उठता है रेंट। अब बेटा जी जब रेंट का खर्चा बांटा जाएगा, कॉमन सी बात है,
हम लोग फैक्ट्री के मालिक हैं, मैनेजमेंट हैं। हम इस बात को जानना चाहते हैं कि इस प्रोडक्ट को बनाने में जो 5 डिपार्टमेंट काम कर रहे हैं, किस डिपार्टमेंट का कितना खर्चा आ रहा है। अगर बेटा जी हमने खर्चों का कैलकुलेशन नहीं किया, खर्चों पर कंट्रोल नहीं बनाया, खर्चों पर नजर नहीं रखी, तो डेफिनेटली कि हमारे इन डिपार्टमेंट के जो कर्मचारी हैं ना, वो बड़े बदतमीज हो जाएंगे। हाँ जी, बदतमीज हो जाएंगे। फ्री स्टाइल, फ्री स्टाइल। उन्हें मालूम है यार कि कोई बंदा हमें देखने वाला नहीं है, कंट्रोल करने वाला नहीं है। अरे जितने खर्चे करने हैं करो, जितनी भी कॉस्ट बर्बाद करनी है करो, कोई रोकने वाला नहीं है। तो बेटा जी हमें ये नज़र रखनी पड़ेगी कि पूरी फैक्ट्री में हर डिपार्टमेंट में कितनी कॉस्ट आ रही है, कॉस्ट आ रही है। तो बेटा हम पहले सारे खर्चे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। आपने कहा सर जी सारे खर्चे, कौन से सारे खर्चे, कौन से सारे खर्चे? तो लो बेटा आपको खर्चे दिखाता हूं, ठीक है। जरा एक बार देखिएगा कि आप जब ये चैप्टर, मतलब हम लोग जब आगे प्रैक्टिकल क्वेश्चन बनाएंगे तो आपको बेटा जी इन खर्चों का सामना करना पड़ेगा और इन खर्चों का ज्ञान आपको बहुत अच्छे से होना चाहिए। ये सारा थ्योरेटिकल एरिया है, इसमें से एग्जाम में थ्योरी के भी क्वेश्चन आते हैं कभी कभी। ये रहा मेरे बेटे, ये रहा, ये रहा, ये वाली टेबल देखो जरा। इसमें आप यहां पर देख रहे हैं बेटा क्या लिखा है, ऊपर हेडिंग क्या डली है, ओवरहेड्स एंड बेसिस ऑफ अपॉर्शनमेंट। खर्चे और उन खर्चों को बांटने के तरीके। खर्चे बांटे कैसे जाएंगे, डिस्ट्रीब्यूट कैसे किए जाएंगे, कि खर्चा P1 के हिस्से में कितना जाना चाहिए, P2 में कितना जाना चाहिए, P3 में कितना जाना चाहिए, S1 में कितना जाना चाहिए, S2 में कितना जाना चाहिए, ये देखना पड़ेगा। तो मेरे बच्चे अभी आप यहां पर डिस्ट्रीब्यूशन का तरीका मत देखिए, तरीका तो बाद की बात है। सबसे पहले तो ये देखिए कि वो खर्चे कौन कौन से हैं जो इस चैप्टर में मैं आपको पढ़ाऊंगा, सिखाऊंगा, ठीक है। देखो जरा, पहला खर्चा है बेटा डायरेक्ट मटेरियल। आपने कहा सर डायरेक्ट मटेरियल, अरे सर जी ठहरिए, अभी तो आपने थोड़ी देर पहले कहा था ओवरहेड वाले चैप्टर में डायरेक्ट मटेरियल नहीं आएगा, इनडायरेक्ट आएगा, इनडायरेक्ट लेबर आएगी। सर ये डायरेक्ट कहाँ से आ गया? मैंने कहा डोंट वरी बेटा, डायरेक्ट भी आएगा, बट हम डायरेक्ट को शो नहीं करेंगे। हम डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर अगर क्वेश्चन में आता है तो हम उसका क्या ट्रीटमेंट करेंगे, ये अभी देखना बाकी है, ये अभी देखना बाकी है। तो डायरेक्ट मटेरियल एक खर्चा हो सकता है, डायरेक्ट लेबर, फिर मैंने स्लैश करके लिखा बेटा वेजेस। बच्चा कभी कभी इसी में कंफ्यूज हो जाता है, सर क्वेश्चन में तो वेजेस लिखा है, सर क्वेश्चन में तो लेबर लिखा है। अरे यार दोनों बातें एक ही तो हैं भाई, डायरेक्ट लेबर या वेजेस, लेबर एंड वेजेस। इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर, और हाँ डेप्रीसिएशन। जब प्रोडक्शन होगा, मशीनें चलेंगी, मशीनें घिसेंगी, तो सीधी सी बात है बेटा डेप्रीसिएशन जनरेट होगा। और डेप्रीसिएशन तो बेटा अकाउंट में पहले कभी पढ़ चुके होंगे कि डेप्रीसिएशन इज ए मैंडेटरी, मशीन काम करे या ना करे, बट वो धीरे 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 पुरानी तो हो ही रही है, पुरानी तो हो ही रही है, तो डेप्रीसिएशन तो बनता है। तो बेटा जी डेप्रीसिएशन का खर्चा हो सकता है, मशीनों के रिपेयर एंड मेंटेनेंस का खर्चा हो सकता है, इंश्योरेंस का खर्चा हो सकता है, बिल्डिंग रेंट का खर्चा हो सकता है, और हाँ जी म्युनिसिपल टैक्स, यानी जैसे आप लोग शायद हाउस टैक्स के नाम से जानते हो। जब बेटा बिल्डिंग है, फैक्ट्री है, नगर पालिका वाले लोगों ने आसपास थोड़ी सर्विसेज प्रोवाइड कर रखी है। आपने कहा सर सर्विसेज, कैसी सर्विसेज? मैंने कहा बेटा जैसे आसपास जैसे नालियां होती हैं, ड्रेनिंग सिस्टम, ठीक है, बारिश का पानी निकल के जा रहा है, बड़े बड़े नाले वगैरह बनाए हैं, सीवर बनाया है, ठीक है, कुल मिलाकर के ड्रेनिंग के लिए। तो म्यूनिसिपैलिटी वाले लोग भी कहते हैं कि हमें भी थोड़ा सा पैसा चाहिए, जैसे म्यूनिसिपल टैक्स या हाउस टैक्स के नाम से आप
जानते हैं, तो वो खर्चा भी मेरी बिल्डिंग के ऊपर आता है और मेरी बिल्डिंग प्रोडक्शन में यूज होती है। तो कहीं ना कहीं सारे के सारे खर्चे घूम करके हमारे इसी प्रोडक्ट के ऊपर चार्ज किए जाएंगे। तब पता चलेगा कि इस प्रोडक्ट को बनाने में, टोटल कॉस्ट की बात नहीं कर रहा हूं, इस प्रोडक्ट को बनाने में सिर्फ ओवरहेड का कितना खर्चा हुआ। टोटल कॉस्ट तो तब आएगी जब मैं मटेरियल प्लस लेबर प्लस ओवरहेड तीनों को जोड़ दूंगा। तो मटेरियल वाला चैप्टर पहले पढ़ चुके, लेबर वाला उसके बाद में पढ़ा है। अब सिर्फ ओवरहेड सीखिए कि किसी प्रोडक्ट के संबंध में अगर मुझे ओवरहेड का कैलकुलेशन करना है तो ओवरहेड क्या क्या होते हैं, और हर डिपार्टमेंट का हमें अलग अलग ओवरहेड कैलकुलेट करना है, जिससे कि हम ये जान सकें कि हमारी फैक्ट्री में कौन सा डिपार्टमेंट खर्चे ज्यादा कर रहा है। सीधी सी बात है, जो डिपार्टमेंट खर्चे ज्यादा करेगा हम मैनेजमेंट उसको टाइट करेंगे, टाइट करेंगे। और हो सकता है शायद हम उस डिपार्टमेंट को बंद ही कर दें और वो वाला काम हम मार्केट से किसी अदर कंपनी के थ्रू करा लें, क्योंकि बाहर की कंपनी हमें वो जॉब, वो वर्क, वो काम सस्ते रेट में करके दे रही है। तो सिंपल सी बात है बेटा, जो काम हमारी फैक्ट्री में अच्छे से हो सकता है, कम कॉस्ट में हो सकता है, वो काम तो हम अपनी फैक्ट्री में करेंगे। और जो काम हमारे डिपार्टमेंट अच्छे से नहीं कर पा रहे हैं, फालतू की कॉस्ट जनरेट कर रहे हैं, तो हम उन डिपार्टमेंट को ही बंद कर देंगे और निकाल के उन कर्मचारियों की छुट्टी कर देंगे, जाओ बेटा घर जाइए। और वो काम मार्केट में हम किसी अदर कंपनी को जॉब वर्क बेसिस पे, नाम सुना होगा कभी, जॉब वर्क बेसिस पे बाहर वाले लोगों को हैंड ओवर कर देंगे। तो कुछ काम बाहर से होके मेरी फैक्ट्री में आ जाएगा और कुछ काम हम कर लेंगे और हमारा प्रोडक्ट बन के तैयार हो जाएगा, बन के तैयार हो जाएगा और कम कॉस्ट में बन के तैयार हो जाएगा। और जितना कम कॉस्ट में बन के तैयार होगा उतना हमारी फैक्ट्री को, हमारे बिजनेस को प्रॉफिट होगा बेटा, प्रॉफिट होगा। तो सुनिए, रिपेयर के खर्चे हो सकते हैं, इंश्योरेंस हो सकता है, रेंट हो सकता है, म्युनिसिपल टैक्स हो सकता है। फिर लिखा बेटा लाइटिंग, कभी कभी लाइटिंग वर्ड यूज होता है, कभी कभी इलेक्ट्रिसिटी वर्ड यूज होता है। सीधी सी बात है, सपोज करिए बेटा, जैसे मान लीजिए ये हॉल है, इस हॉल में एक प्रोडक्ट बनाया जा रहा है। अब इस हॉल में बेटा मान लीजिए 10 पंखे लगे हैं, 20 ट्यूबलाइट्स लगी हुई हैं फॉर एग्जांपल। तो लाइटिंग के खर्चे हो रहे हैं बेटा, लाइटिंग के। तो वो लाइटिंग का खर्चा भी तो इस प्रोडक्ट के चक्कर में ही तो हो रहा है। अगर ये प्रोडक्ट यहां नहीं बनता तो ये लाइटिंग के खर्चे भी नहीं होते। तो वो लाइटिंग का खर्चा भी इस प्रोडक्ट पे चार्ज किया जाएगा। फिर आया मेरे बेटे पावर। अब लाइटिंग और पावर में तो यार फर्क होता है, आप जानते होंगे। पावर का मतलब है बेटा मोर देन 440 वोल्ट, यूं कह सकते हो। हमेशा ये बात सत्य नहीं होती, बट यूं मान लीजिए पावर का मतलब है जिससे बड़ी बड़ी मशीनें चलाई जा रही हैं, मोटर चलाई जा रही है, जो प्रोडक्शन में यूज हो रही हैं, प्रोडक्शन में यूज हो रही हैं। तो लाइटिंग एक नॉर्मल लाइटिंग है, पावर थोड़ा एक हैवी लाइटिंग की बात हो रही है। आगे आया बेटा कैंटीन। अब हमारी फैक्ट्री में बेटा जी कैंटीन भी है जो वर्कर्स को रिफ्रेशमेंट देती है। अच्छा, आगे लिखा है रिफ्रेशमेंट है, स्टाफ वेलफेयर है, ठीक है। सन्ड्री, ऐसे आता कई बार क्वेश्चन में, सन्ड्रीज मतलब छोटे मोटे विभिन्न प्रकार के खर्चे जिनका कोई नाम नहीं है, सन्ड्रीज। कभी कहेगा जर्नल एक्सपेंस, कभी कहेगा ऑफिस एंड अदर एक्सपेंस, इस प्रकार के भी खर्चे आते हैं बेटा। तो नॉर्मली मेरे बच्चे इस पूरे के पूरे चैप्टर में आपको बस यही खर्चे देखने को मिलेंगे। इन्हीं खर्चों का आपको करना है ट्रीटमेंट, आपको करना है बेटा ट्रीटमेंट। तो सुनिए ध्यान से, अब हम पहुंचते हैं अपने पुराने सिस्टम पे। तो जैसे बेटा मैंने आपको दिखाया रेंट। अब रेंट का खर्चा जैसे मैंने नीचे लिखा, ये 80,000 का है, 80,000 का खर्चा है।
तो बेटा जी खर्चे दो प्रकार के होते हैं, ध्यान से सुनना, दो प्रकार के। एक डायरेक्ट और इनडायरेक्ट की बात नहीं कर रहा हूं। एक होते हैं एलोकेटेड और एक होते हैं अपोर्शनमेंट। अपोर्शनमेंट, आपने कहा सर बात समझ में नहीं आई। तो बेटा समझ में क्यों नहीं आएगी, समझ में जरूर आएगी जब मैं समझाने को खड़ा हूं। सुनिए, जैसे बेटा अगर मान लीजिए कि आपके क्वेश्चन में ऐसे लिख के आ जाए, ऐसे लिख के आ जाए इंश्योरेंस, इंश्योरेंस का खर्चा हुआ 2000, 1000, 500 रुपीज, 400 रुपीज, 200 रुपीज, 100 रुपीज, ऐसे करके बेटा हमारे जो कितना, एक ज़्यादा लिख दिया, चलो एक मिटा देता हूं। हमारे 5 डिपार्टमेंट हैं और बेटा जी पांचों डिपार्टमेंट का इंश्योरेंस का खर्चा सेपरेटली सेपरेटली दिया है। चांस की बात है, हो सकता है हमने अपनी फैक्ट्री में हर डिपार्टमेंट का जो इंश्योरेंस कराया है वो इंडिविजुअली अलग अलग कराया। तो यहां कोई लड़ाई झगड़े की बात ही नहीं है कि किस डिपार्टमेंट का कितना खर्चा, किस डिपार्टमेंट का कितना खर्चा है। मालूम है P1 डिपार्टमेंट का, प्रोडक्शन 1 डिपार्टमेंट का जो इंश्योरेंस का खर्चा वो 2000 का है, P2 का 1000 है, P3 का 500 है, S1 का 500 है, 400 है, S2 का 200 है। इन्हें कहते हैं बेटा जी, इन्हें कहते हैं एलोकेटेड एक्सपेंस। एलोकेटेड एक्सपेंसेस आर दोज एक्सपेंसेस, allocated expenses are those expenses which is directly related with the department, which is directly related with the department। एक ऐसा खर्चा जो किसी डिपार्टमेंट से डायरेक्टली रिलेटेड है, डायरेक्टली रिलेटेड है। तो बेटा जी हमें इन खर्चों को फिर अपनी टेबल में प्रेजेंट करने में कोई परेशानी नहीं होगी, हम तो सीधा ऐसे लिख देंगे। देखना ध्यान से, हम तो सीधा ऐसे लिख देंगे। कैसे लिख देंगे, हमने यहां लिखा सपोज करिए बेटा रेंट, सॉरी रेंट नहीं, ये तो इंश्योरेंस का खर्चा है, हम तो सीधा ऐसे लिख देंगे इंश्योरेंस। P1 में 2000 का खर्चा, P2 में 1000 का खर्चा, P3 में 500 का, S1 में 400 का, S2 में 200 का। लो जी, मेरे को तो यहाँ कोई परेशानी नहीं हुई। तो आप यूं समझिए बेटे, जब आपके सामने क्वेश्चन आएगा तो खर्चे दो प्रकार के होंगे, कुछ एलोकेटेड और कुछ अपोर्शनमेंट। अपोर्शनमेंट का मतलब है ये वाले खर्चे, अपोर्शनमेंट का मतलब है ये वाले खर्चे। जैसे लिखा रेंट 80,000, पूरी फैक्ट्री का इकट्ठा खर्चा बता दिया, एक सम अमाउंट बता दिया। अब बेटा जी आपके सामने अब एक चुनौती आ गई, एक चैलेंज आ गया, यार ये 80,000 का खर्चा P1, P2, P3, S1, S2 में कैसे बांटा जाए, कैसे बांटा जाए। यार ये तो इकट्ठा खर्चा दे दिया, बताया ही नहीं किस डिपार्टमेंट के हिस्से में कितना रेंट जाना चाहिए। अब मैक्सिमम स्टूडेंट फटाफट क्या माइंड लगाते हैं, अरे सर जी 80,000 का खर्चा है और हमारे 5 डिपार्टमेंट हैं, तो लो जी सर डिवाइड बाई 5, तो एक डिपार्टमेंट के हिस्से में सर 16,000 रुपए का खर्चा आ गया, सर सभी में 16,000 चार्ज कर दीजिए। बेटा ऐसे मत कर देना, वरना एग्जामिनर फिर ऐसे काटेगा और ऐसे करके मार्क्स देगा आपको, ऐसे करके, ऐसे मत कर देना। क्योंकि आप जानते हैं क्या 5 के पांचों डिपार्टमेंट बिल्कुल बराबर बराबर हैं? क्या हर डिपार्टमेंट फैक्ट्री में बराबर बराबर स्पेस कवर करता है? क्या तुम्हारे घर में हर रूम एक बराबर साइज का बना हुआ है? अरे कोई रूम बड़ा है, कोई रूम छोटा है, कोई बहुत छोटा है। हाँ यस, देखो ना ऊपर हमने क्या बोला था आपको कि हमारा जो S1 डिपार्टमेंट है वो कैंटीन है। हमने बोला था कि S1 डिपार्टमेंट कैंटीन है। अरे तो कैंटीन कितनी सी होगी यार, छोटी सी कैंटीन होगी। S2 इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट है,
थोड़ा बड़ा होगा। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट P1 टू P2 P3, जाहिर सी बात है बेटा ये थोड़े और बड़े बड़े होंगे। तो सिंपल सी बात है बेटा, रेंट का खर्चा एक प्रॉपर बेस के आधार पे बंटना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि हमने अननेसेसरी किसी डिपार्टमेंट में खर्चे ज़्यादा चार्ज कर दिए, किसी में कम चार्ज कर दिए, और फिर बाद में जाकर के अब उसका टोटल लगाएंगे तो पोजीशन सही सही कैलकुलेट नहीं हो पाएगी, नहीं हो पाएगी, और हम गलत डिसीजन ले लेंगे कि भाई ये वाला डिपार्टमेंट तो बहुत बेकार है, ये तो ज़्यादा खर्चे करता है। तो सिंपल सी बात है बेटा, रेंट का खर्चा कैसे बंटना चाहिए? एरिया के हिसाब से। हाँ जी, एरिया के हिसाब से। जिस डिपार्टमेंट की एरिया बड़ी है, रेंट उसके हिस्से में ज़्यादा चार्ज होना चाहिए। जिस डिपार्टमेंट की एरिया थोड़ी कम है, उसमें रेंट का खर्चा कम चार्ज होना चाहिए। तो यूं देखिए बेटा, यहां पर देखो रेंट कहाँ लिखा है, 8 नंबर पॉइंट पे लिखा है रेंट एंड टैक्सेस। एक लैंग्वेज होती है, टैक्स का ऐसा कोई मैटर नहीं है। रेंट, और रेंट के आगे जाकर के देखो क्या लिखा है, रेंट को कैसे बांटा जाएगा, बेसिस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन वाले कॉलम में। रेंट का खर्चा एरिया स्क्वायर फिट या एरिया स्क्वायर मीटर। तो बेटा हम इस बात को चेक करेंगे कि हमारी फैक्ट्री में P1 डिपार्टमेंट कितने स्क्वायर फिट में बना है, P2 कितने स्क्वायर फिट में बना है, P3 कितने स्क्वायर फिट में बना है, S1 S2 कितने कितने स्क्वायर फिट में बने हैं। और फिर बेटा उसका बनाएंगे रेशो, जैसे आप 12th क्लास में पार्टनरशिप में रेशो बनाते थे, और खर्चे को उस एरिया के रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। दिस इज ए प्रॉपर बेस। ये एक प्रॉपर बेस है, प्रॉपर तरीका है कि खर्चे को कैसे बांटा जाए। तो यहां पर बात चल रही है, एक फैक्ट्री में प्रोडक्शन हो रहा है और हम किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट के ओवरहेड का कैलकुलेशन कर रहे हैं, और वो भी सेपरेटली डिपार्टमेंट वाइज कैलकुलेशन कर रहे हैं। इस बात को जानने के लिए कि हमारी फैक्ट्री में कौन सा डिपार्टमेंट कितने खर्चे कर रहा है। हाँ जी, कितने खर्चे कर रहा है, खर्चे कहीं अननेसेसरी ज्यादा तो नहीं हो रहे हैं। तो इस प्रकार से खर्चों को बांटा जाएगा। ये हमारा बेटा जी पर्पज है, खर्चों को बांटने का पर्पज है इस पूरे चैप्टर में। बात को सुनते रहिए ध्यान से। अब पॉइंट ये आया बेटा, पॉइंट ये आया कि जैसे मैंने कहा कि खर्चे दो प्रकार के रहेंगे। आपके क्वेश्चन में 2-3 प्रकार की चीजें होंगी। एक तो एलोकेटेड एक्सपेंस दिए होंगे, जो खर्चे ऑलरेडी बटे हुए हैं उन्हें तो बस सीधा क्वेश्चन पेपर में से उठाते जाइए और डिपार्टमेंट में उनको फटाफट पुट करते जाइए। और जो खर्चे बटे हुए नहीं हैं, इकट्ठे दिए हुए हैं, कोई सा भी खर्चा, रेंट हो सकता है, इंश्योरेंस हो सकता है, लाइटिंग, पावर, रिफ्रेशमेंट, कुछ भी हो सकता है, खर्चा इकट्ठा दिया हुआ है, तो बेटा जी उस खर्चे को बांटने के लिए आपके क्वेश्चन पेपर में डेफिनेटली बेस गिवन होगा। लेकिन तुम्हें सिर्फ ये आना चाहिए कौन सा खर्चा किस बेस में बांटा जाता है, तुम्हें ये आना चाहिए। और आने के लिए बेटा तुम्हें इस टेबल को याद करना पड़ेगा कि डायरेक्ट मटेरियल का खर्चा कैसे बंटता है, इनडायरेक्ट मटेरियल का कैसे बंटता है, इनडायरेक्ट लेबर का खर्चा कैसे बंटता है, किसको बेस बना करके बांटेंगे, किसका रेशो बनाएंगे। डेप्रीसिएशन, जैसे बेटा हमने लिखा डेप्रीसिएशन, अब डेप्रीसिएशन के आगे क्या लिख दिया, वैल्यू ऑफ एसेट्स, वैल्यू ऑफ एसेट्स। तो सीधी सी बात है बेटा, जिस डिपार्टमेंट में ज्यादा महंगी मशीन लगी होगी, ज्यादा महंगी मशीन, तो कॉमन सी बात है बेटा उस डिपार्टमेंट का डेप्रीसिएशन भी तो ज्यादा होगा। जैसे थोड़ा सा करके दिखाता हूं बेटा। जैसे सपोज करिए मेरे बच्चे कि हमारे क्वेश्चन में कहीं पर ये लिखा है, ऐसे लिखा है क्वेश्चन में। हाँ, और एक बात ये ध्यान रखना, एग्जाम में बेटा ऐसे करके
टेबल बन के आएगी, P1, P2, P3, S1, S2, ऐसे करके बेटा टेबल बन के आएगी। अब इस टेबल के अंदर खर्चे भी होंगे और इस टेबल के अंदर बेस भी होंगे। ऐसा मत कभी करना कि बेस को एक्सपेंस मान लो और आपने उठा करके उसको अपने क्वेश्चन में जगह दे दी। जैसे मैं कंफ्यूज करके दिखाता हूं आपको, सुनो। जैसे बेटा यहां पर एक खर्चा लिखा है, ध्यान से सुनिए। यहां पर एक खर्चा लिखा है इंश्योरेंस, 400 रुपये, 600 रुपये, 200 रुपये, 100 रुपये, 50 रुपये। स्टूडेंट ने देखा, अरे वाह वेरी गुड, इंश्योरेंस खर्चा है, ओवरहेड है, इस इंश्योरेंस के खर्चे को उठाऊंगा और अपने क्वेश्चन में ले जा करके P1, P2, P3, S1, S2 में खटाक से रिकॉर्ड कर दूंगा। मैंने कहा ठीक है बेटा। उसके बाद आपके क्वेश्चन में ऐसे लिखा है, जबरदस्त प्रॉब्लम वाला आइटम, देखना यहां पर ऐसे लिखा है, वैल्यू ऑफ एसेट्स, एसेट्स ऐसे लिखा है, 2 लाख रुपए, 3 लाख रुपए, आराम से देखिए। फिर यहां लिखा 1 लाख रुपए, यहां भी लिखा है बेटा, नहीं नहीं, यहां सपोज करिए डैश लगा हुआ है, यहां डैश लगा हुआ है, यहां लिखा है 1 लाख रुपए। और अब बच्चे ने क्या देखा, एक नादान बच्चे ने, अच्छा जी वैल्यू ऑफ एसेट्स, एसेट्स का खर्चा यहाँ दिया है, बहुत बढ़िया, ये तो खर्चा बटा हुआ दिया है, हमें कुछ करना ही नहीं है। बच्चे ने क्या किया, इस खर्चे को उठाया और सीधा यहाँ आंसर में ला करके, सीधा यहाँ ला करके लिख दिया वैल्यू ऑफ एसेट्स, वैल्यू ऑफ एसेट्स यहाँ लिख दिया। अगर इतनी भयानक वाली गलती करोगे ना, तो बेटा एग्जामिनर जब तुम्हारी कॉपी चेक करेगा ना, तो वो कॉपी तो चेक करना बंद कर देगा, वो सीधा तुम्हारे घर पे आएगा और कान पकड़ के आके हिलाएगा घर पे, कहेगा बेटा इतनी बड़ी गलती कर रहे हो। तो बेटा ये यार, ये एसेट्स की वैल्यू है, ये तुम्हें ओवरहेड दिखाई दे रहा है, ये ओवरहेड थोड़ी है यार, ये कैपिटल एक्सपेंस है, एसेट्स। और मैं इस चैप्टर में कोई एसेट्स की बात नहीं करने आया हूं, मैं बात करने आया हूं इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस की। रेंट है, इंश्योरेंस है, लाइटिंग है, पावर है, कैंटीन है, डेप्रिसिएशन है, इनडायरेक्ट मटेरियल है, लेबर है, डायरेक्ट मटेरियल है, डायरेक्ट लेबर है, म्यूनिसिपल टैक्स है, स्टाफ वेलफेयर है। समझ रहे बात को, इनकी बात कर रहा हूं यार, छोटे मोटे खर्चों की। आप कहोगे सर जी फिर ये वैल्यू ऑफ एसेट्स का मैं क्या करूंगा? मैंने कहा हाँ बेटा बता रहा हूं, वैल्यू ऑफ एसेट्स का आप क्या करेंगे, तो वो देखिए बेटा जी, इस टेबल, ध्यान से सुनो, आपके क्वेश्चन में जो टेबल बन के आएगी उसमें कुछ तो खर्चे होंगे। तो बेटा हम आपको इतने सारे क्वेश्चन करा देंगे कि आप टेबल को पढ़ पढ़ करके आप ये जान जाओगे कि कौन सा एक्सपेंस है और कौन सा बेस है। इंश्योरेंस एक्सपेंस है, ले जाओ सीधा क्वेश्चन में, आंसर में। वैल्यू ऑफ एसेट्स, अरे ये तो बेस दिया हुआ है, तो वैल्यू ऑफ एसेट्स में क्या बटेगा? डेप्रिसिएशन। और बेटा जी नीचे आपके क्वेश्चन में टेबल बंद होने के बाद फिर ऐसे लिखा रहता है क्वेश्चन में, अदर एक्सपेंसेस, वो सॉरी अदर इंफॉर्मेशन, अदर इंफॉर्मेशन ऐसे लिखा रहेगा, अदर इंफॉर्मेशन। अदर इंफॉर्मेशन में फिर मालूम क्या लिखेगा, कहेगा डेप्रिसिएशन, सपोज करिए 80,000 रुपीज। अब आपने देखा यार डेप्रिसिएशन तो भाई 80,000 का है, इकट्ठा दिया हुआ है, इसको बांटना पड़ेगा, बांटने के लिए बेस चाहिए, बांटने के लिए बेस चाहिए। और बेस बेटा आपको याद हो रखे हैं, आपने देखा हाँ वो डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन का रिलेशन किसके साथ है? डेप्रिसिएशन का रिलेशन किसके साथ है? एसेट्स के साथ है। और एसेट्स की वैल्यू दी है कि P1 डिपार्टमेंट में 2 लाख रुपए की मशीन लगी है, P2 में 3 लाख की लगी है, P3 में 1 लाख रुपए की है,
S1 में कोई मशीन है ही नहीं, ठीक है जी, यहाँ डेप्रीसिएशन का सवाल ही नहीं है। S2 में 1 लाख रुपए की मशीन लगी है। अब बेटा क्या करो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, इसका यार रेशो बना लो ना, रेशो बना लो। सबकी 5-5 जीरो हटा दो, सबकी 5-5 जीरो हटा दो, तो रेशो क्या रह गया, रेशो रह गया बेटा जी 2, 3, 1 और 1, 3, 2 और 3 5 और 2 7, तो टोटल रेशो आ गया 7, टोटल रेशो आ गया 7। तो अब मैं यहां पर एक काम कर सकता हूं, सपोज करिए बेटा जहां मैंने डेप्रीसिएशन का खर्चा 80,000 का लिखा, वहां मैं थोड़ा सा चेंज करके एक ऐसी फिगर ले लेता हूं जो आपको समझाने में अच्छी लगे और आप कंफ्यूज ना हो, ठीक है, आप कंफ्यूज ना हो। तो एक सीधी सीधी सी फिगर ले लेता हूं बेटा, ठीक है। यहां पर मैं लिखता अदर इंफॉर्मेशन, अदर इंफॉर्मेशन, ठीक है। डेप्रीसिएशन का खर्चा सपोज करिए बेटा जी 77,000 है, मान लीजिए, ठीक है। हमारा रेशो आया एसेट्स का कितना, 7। अब आपको क्या करना है बेटा जी, 77,000 का खर्चा है डिवाइड बाई टोटल रेशो कितना है, 7 है, तो 7 से डिवाइड किया, एक की वैल्यू कितनी आ गई, एक की वैल्यू आ गई 11,000। जब एक की वैल्यू 11,000 है तो दो के लिए कितना, 11 दूना 22, 22,000, 11 इंटू 3 33,000, 11 इंटू 1 11,000 और 11 इंटू 1 11,000। लो जी, तो P1 में बेटा जी P1 में खर्चा जाना चाहिए 22,000 का, P3 में P2 में जाना चाहिए 33 का, और S, ठीक है, P1 में 22 का, P2 में 33 का, P3 में 11 का, और S1 में तो मशीन ही नहीं है। जब मशीन नहीं तो उसमें डेप्रीसिएशन क्यों जाएगा, फिर तो डेप्रीसिएशन लास्ट वाले में जाएगा जिसमें मशीन लगी हुई, उसमें 11,000 का। तो बेटा जी आपने ऐसे खर्चों को बांटा, और खर्चों को बांटने के बाद ये तो क्वेश्चन है, ये तो क्वेश्चन है, ये आंसर, ये है आंसर। तो यहां आकर के वैल्यू ऑफ एसेट्स नहीं लिखना है, वैल्यू ऑफ एसेट्स को यूज करना है खर्चे को बांटने में, उसको बेस बनाना है। फिर जैसे आपने रेंट, सपोज करिए रेंट हमारा क्वेश्चन में ऑलरेडी बटा हुआ दिया है, तो हमने रेंट फटाफट फटाफट उठा करके चार्ज कर दिया। फिर जैसे मैंने कहा डेप्रीसिएशन, अब डेप्रीसिएशन बेटा हमारा बटा हुआ नहीं था, हमें बांटना पड़ गया अकॉर्डिंग टू सुइटेबल बेस, एक बेहतरीन बेस यूज करते हुए। अब हमने यहां पर ला करके लिखा बेटा कि इसके हिस्से में खर्चा आया था 22, इसमें आया था 33, और इसमें कितना आया था, इसमें आया था 11,000, इसमें कुछ भी नहीं था, इसमें आ गया 11,000। ओके, हाँ जी, यहां पर बेटा पर्टिकुलर के बाद एक कॉलम और बनता है, पर्टिकुलर के बाद एक कॉलम और बनता है, इस कॉलम को नाम दिया जाता है बेटा जी बेस। एग्जामिनर को आप ये बताओगे हर खर्चे के आगे लिख करके कि आपने उस खर्चे को किस बेस में बांटा है, तभी एग्जामिनर आपको प्रॉपर मार्क्स देगा, प्रॉपर मार्क्स देगा। तो जैसे रेंट, सपोज करिए हमारा क्वेश्चन में ऑलरेडी बटा हुआ दिया है, एज्यूम कर लीजिए कि रेंट हर डिपार्टमेंट का अलग अलग दिया हुआ है, तो हमने रेंट को उठाया फटाफट फटाफट पुट कर दिया। अगर ये बटा हुआ नहीं दिया होता तो मैं रेंट को भी एरिया स्क्वायर फीट, एरिया स्क्वायर मीटर का रेशो बना करके बांट देता। लेकिन चलो मैं यहां पर समझाने के लिए एज्यूम कर रहा हूं कि रेंट का खर्चा क्वेश्चन में बटा हुआ दिया है, आपने सीधा उठाया फट 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 आपने रिकॉर्ड कर दिया। फिर आप रेंट के आगे क्या लिखोगे एग्जाम में, ऐसे एक्चुअल, बेस क्या है एक्चुअल। आपने कहा सर जी एक्चुअल, मैंने कहा हाँ, जो एक्चुअल खर्चे दिए थे वही उठा करके मैंने ट्रांसफर कर दिए, वही उठा करके मैंने ट्रांसफर कर दिए, बात खत्म।
लेकिन जब डेप्रिसिएशन की बात आई तो डेप्रिसिएशन के आगे आपको लिखना पड़ेगा, क्या लिखना पड़ेगा, ऐसे, वैल्यू ऑफ एसेट्स। एग्जामिनर को बताओगे कि डेप्रिसिएशन के खर्चे को बांटने के लिए जो मैंने बेस यूज किया है वो एसेट्स की वैल्यू का बेस किया बनाया है। कॉमन सी बात है बेटा। अगर हमारे P1 में, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट 1 में, देखो मशीन 2 लाख रुपए की लगी हुई है तो यहाँ डेप्रिसिएशन उसके अकॉर्डिंग चलेगा। P2 में मशीन 3 लाख रुपए की लगी है तो जाहिर सी बात है यहाँ डेप्रिसिएशन का खर्चा थोड़ा ज्यादा आएगा। जितनी महंगी मशीन जिस डिपार्टमेंट में होगी वहां डेप्रिसिएशन की वैल्यू, कॉमन सी बात है, ज्यादा होगी। तो इस प्रकार से ये खर्चे बांटे जाएंगे। जो एलोकेटेड होंगे उन्हें डायरेक्ट रिकॉर्ड कर दिया जाएगा, जो एलोकेटेड नहीं होंगे उन्हें एक प्रॉपर बेस यूज करके बांटा जाएगा। और आप बेस वाले कॉलम में इस बात को प्रॉपरली रिकॉर्ड करोगे कि खर्चे को बांटा आखिर किस बेस में गया है, और इसके लिए बेटा आपको इस टेबल को याद रखना बेहद जरूरी है। इस टेबल को आप 1-2 बार पढ़ेंगे, 2-4 क्वेश्चन बनाएंगे, ये याद हो जाएगी आपको, अच्छे से याद रहेगा। एग्जाम में आप बेस देखते ही तुरंत जान जाओगे कि अच्छा भाई ये वाला खर्चा इस बेस में बांटा जाना चाहिए, ठीक है, इस बेस में बांटा जाना चाहिए। ये वाली टेबल बेटा मैं नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करूंगा, अच्छे से ये समझाऊंगा कि ये खर्चा इस बेस में क्यों बांटा जाना चाहिए, आखिर इस खर्चे का इसके साथ क्या रिलेशन है। एक रिलेशन होना चाहिए प्रॉपर, ऐसे ही थोड़ी बेस बना दिए गए कि किसी भी खर्चे को कुछ भी बेस बना करके बांट दीजिए। जैसे अभी मैंने एग्जांपल दिया आपको कि डेप्रिसिएशन, अरे डेप्रिसिएशन किस पे लगता है, एसेट्स पे लगता है, एसेट्स का रेशो बना लो। रेंट किसके हिसाब से चलता है, एरिया के हिसाब से चलता है। जितनी बड़ी एरिया होगी उतना बड़ा रेंट होगा। तो मैं एरिया को बेस बना करके, एरिया स्क्वायर फीट, कौन सा डिपार्टमेंट कितनी एरिया कवर करता है, 400 स्क्वायर मीटर, 200 स्क्वायर मीटर, 100 स्क्वायर मीटर, जो भी कर रहा है, तो क्वेश्चन में एरिया गिवन होगी, एरिया के हिसाब से रेंट बांट दूंगा। ऐसे ही तमाम खर्चे हैं जैसे आप देख रहे हैं, इन खर्चों के प्रॉपर बेस हैं, तो ये बेस भी मैं नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करूंगा। हाँ, अभी थोड़ा सा डिस्कस ये और करूंगा कि जब मेरे बेटे ये सारे खर्चे बट जाएंगे, खर्चों का टोटल लगेगा, टोटल लगा करके हम इस बात को जान पाएंगे कि किस डिपार्टमेंट के खर्चे कम हो रहे हैं, किस डिपार्टमेंट के खर्चे ज़्यादा हो रहे हैं। सिंपल सी बात है बेटा, जिस डिपार्टमेंट का खर्चा कम हो रहा है, जो डिपार्टमेंट पूरी ईमानदारी से, मन से, अच्छे से काम कर रहा है, कॉस्ट कम आ रही है, कॉस्ट पर यूनिट कम आ रही है, तो उस डिपार्टमेंट को बोनस भी मिलेगा, शाबाशी मिलेगी। और जो डिपार्टमेंट अच्छे से काम नहीं कर रहा है, फालतू की कॉस्ट जनरेट कर रहा है, तो उस डिपार्टमेंट को पेनलाइज भी किया जाएगा। हो सकता है उस डिपार्टमेंट के 2-4 कर्मचारियों की छुट्टी कर दी जाए, और अगर फिर भी खर्चे कंट्रोल में नहीं आ रहे हैं तो शायद फिर हम उस डिपार्टमेंट को बंद ही कर देंगे, और वो डिपार्टमेंट जो काम कर रहा है मेरी फैक्ट्री में, वो काम मैं मार्केट में किसी अदर कंपनी को हैंड ओवर करूंगा और बाहर से काम करवा लूंगा। जैसे आप एग्जांपल ले लीजिए, सपोज करिए बेटा आपकी फैक्ट्री में ये शर्ट बनाई जा रही है, हो सकता है P1 में, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट 1 में कपड़े की कटिंग होती है, कारीगर बस कपड़े को काट काट के बंडल बना करके इकट्ठा कर रहा है, और ये कटा हुआ कपड़ा P2 में जाता है, और P2 में जाकर के बेटा स्टिचिंग होती है, इस शर्ट की सिलाई होती है। शर्ट सिल जाने के बाद वो आगे अगले P3 में भेज दी जाती है। अब P3 में जाकर के, चलिए मैं मानता हूं बेटा, वहां पैकिंग होती है, फिनिशिंग होती है, और रेडी फॉर सेल। तो यानी कि एक डिपार्टमेंट में एक काम हुआ, दूसरे डिपार्टमेंट में दूसरा प्रोसेस, तीसरे डिपार्टमेंट में तीसरा प्रोसेस, ऐसे करके वो वन बाई वन
2 3 4 प्रोसेस से गुजरने के बाद हमारा प्रोडक्ट बन के तैयार होता है। तो बेटा हमारे जो खर्चे हैं ओवरहेड, हम इसीलिए यहाँ पर जो है एक टेबल बनाते हैं कि हर डिपार्टमेंट का अलग अलग कॉलम बनाते हैं, खर्चे प्रोपोर्शनेट करते हैं, फिर उनका टोटल करते हैं और ये जानने की कोशिश करते हैं कि कौन सा डिपार्टमेंट खर्चे ज़्यादा कर रहा है, मिसयूज कर रहा है, वेस्टेज को बढ़ावा दे रहा है, तो उसको कैसे कंट्रोल किया जाए। और अगर बेटा हम ये डिपार्टमेंट बना ही ना, इनका कैलकुलेशन ही ना करें, ये सोच लें चलो यार हमारी फैक्ट्री है, हमारे खर्चे हैं, अब जिस डिपार्टमेंट में जो खर्चे हो रहे होने दो, क्या फर्क पड़ता है, तब तो बेटा फिर एक डिपार्टमेंट तो हो सकता बहुत अच्छा काम करेगा और हम जान ही नहीं पाएंगे, उसे बोनस ही नहीं मिलेगा। एक डिपार्टमेंट बहुत बर्बादियां कर रहा है, हम जान ही नहीं पाएंगे, कंट्रोल ही नहीं कर पाएंगे और उसको पेनलाइज नहीं कर पाएंगे। तो इस पर्पज के लिए, इस कंट्रोल को बनाने के लिए ये डिपार्टमेंट बनाए जाते हैं। तो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट P1 P2 P3 S1 S2, नाम कुछ भी हो सकता है बेटा, ठीक है। आप बड़े सारे क्वेश्चन देखोगे नाम हो सकता है XYZ ABC, कुछ भी हो सकता है। तो फिर खर्चों का टोटल करके जान पाएंगे कि किस डिपार्टमेंट की कॉस्ट कितनी आ रही है। सपोज करिए बेटा मेरा P1 प्रोडक्शन डिपार्टमेंट बन, जहां कपड़े की कटिंग होती है और कटिंग वाला डिपार्टमेंट खर्चे बहुत कम कर रहा है। कॉस्ट पर यूनिट हमारी टोटल कॉस्ट डिवाइड बाई नंबर ऑफ यूनिट्स, जितना काम किया गया, टोटल कॉस्ट डिवाइड बाई नंबर ऑफ यूनिट, तो आ गया कॉस्ट पर यूनिट। सपोज P1 की कॉस्ट काफी कम आती है तो हम कहेंगे बहुत बढ़िया, शाबाश, मोगैम्बो खुश हुआ, ठीक है, ये डिपार्टमेंट काम करता रहेगा। P2 जो स्टिचिंग वाला डिपार्टमेंट है, यार वो इतने खर्चे कर रहा है, जब टोटल कॉस्ट डिवाइड बाई टोटल यूनिट किया गया तो पता चला एक शर्ट की स्टिचिंग का खर्चा, बेटा एक शर्ट की स्टिचिंग का खर्चा 2000 रुपए का आ गया। टोटल कॉस्ट नहीं, एक यूनिट का खर्चा। सपोज करिए लो मैं ऐसे कह दूं, मान लीजिए बेटा यहां पर कुछ और खर्चे हैं, कुछ और खर्चे हैं, कुछ और खर्चे हैं, यहां पर मान लीजिए टोटल, सपोज करिए बेटा टोटल यहां पर जो है मैं ले लेता हूं 52,000 का खर्चा आ गया, मान लीजिए 52,000 का खर्चा आ गया। और यहां पर अगर मैं ये कहूं कि इन्होंने बेटा यहां पर जो है 20 शर्ट की स्टिचिंग की, डिवाइड बाई 20 शर्ट्स, केवल 20 शर्ट पे काम किया गया बच्चे। तो अब हमने ये देखा कि 52,000 का खर्चा हो रहा है डिवाइड बाई 20 शर्ट्स, एक शर्ट की सिलाई का खर्चा ही 2,600 रुपये आ रहा है। तो सोचो यार, जब इतनी महंगी शर्ट सिल के तैयार होगी, फिर कुछ कपड़ा भी लगेगा, कुछ कटिंग वाले का भी काम होगा, कुछ पैकिंग वाले का भी काम होगा, यार इस शर्ट की कॉस्ट कहाँ पहुंचेगी? क्या ये मार्केट में बिकने के लायक रहेगी? आपने इस डिपार्टमेंट को बोला भैया ऐसा है, आप काम बंद कर दो, यार तुम पता नहीं क्या स्टिचिंग कर रहे हो, और आपने मार्केट में किसी दूसरी कंपनी को पकड़ा और उनको बोला कि आपको हमारे यहाँ से जो फैब्रिक है वो कटा हुआ मिलेगा, कटिंग करके आपको देंगे, आपको सिर्फ स्टिचिंग करके हमारी फैक्ट्री में भेजना है और हम आपको हर महीने 2000 शर्ट का ऑर्डर देंगे। बताओ एक पीस आप हमें कितने में रेडी करके दोगे, कटिंग कर वो सॉरी स्टिचिंग करके दोगे? उन्होंने कहा कि सर जी जैसी आपकी शर्ट है ना, जो आप हमें सैंपल दिखा रहे हो, इस क्वालिटी की स्टिचिंग करके हम आपको एक पीस प्रोवाइड करेंगे, जिसके हम आपसे सिर्फ 1500 रुपये चार्ज करेंगे। हमने देखा यार ये तो बहुत अच्छा है, अपने यहाँ काम करवाएं तो 2600 में स्टिचिंग हो रही है P2 में, और यही काम बाहर से करा लें तो 1500 में हो जाएगा। अरे बेटा 1100 रुपये का फायदा होगा एक पीस पे। एक काम करो, अपने यहाँ जो P2 है उसको बंद कर दो, ये काम बाहर से करवा लेंगे। तो मोस्ट कंपनियां बेटा मार्केट में ऐसे ही काम कर रही हैं कि जो काम हम अच्छा कर सकते हैं वो हम करेंगे,
और जो काम हमारे यहाँ कम कॉस्ट में नहीं हो पा रहा है वो काम हम मार्केट में किसी को हैंड ओवर करेंगे, उनसे टाई अप करेंगे और सस्ते रेट में काम करवाने की कोशिश करेंगे। तो ये है बेटा जी ओवरहेड का चैप्टर, ये ओवरहेड का चैप्टर है। और इसका यही पर्पज है कि खर्चों का कैलकुलेशन करना, डिपार्टमेंट पर नजर रखना। अब सुनिए बेटा, इधर देखो, ये आपकी प्रॉपर प्रेजेंटेशन रहेगी जब हम बढ़िया बढ़िया आगे क्वेश्चन आपको सॉल्व करके देंगे। ये प्रेजेंटेशन रहेगी, ऊपर हेडिंग डलेगी स्टेटमेंट शोइंग टोटल ओवरहेड्स एंड रेट पर आवर, खर्चे का टोटल एंड रेट पर आवर, रेट पर यूनिट। जो एग्जामिनर आपसे पूछेगा रेट पर आवर पूछेगा तो टोटल कॉस्ट ऑफ ईच डिपार्टमेंट इंडिविजुअली डिवाइड बाई उन डिपार्टमेंट में कितने घंटे काम हुआ तो रेट पर आवर आ जाएगा। पर यूनिट रेट पूछेगा तो उस डिपार्टमेंट में जितने यूनिट पे काम किया गया उन यूनिट से डिवाइड कर देंगे तो रेट पर यूनिट आ जाएगा, जैसे अभी करके दिखाया आपको। और क्या बना है, पहला कॉलम पर्टिकुलर, दूसरा कॉलम क्या है बेस। उसके बाद बेटा यहां पर ऊपर लिखा जाएगा, यहां पर ऊपर लिखा जाएगा ऐसे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट एबीसी, सर्विस डिपार्टमेंट एक्स बाय, ठीक है। और ऐसे बेटा हम लोग वन बाय वन खर्चे लिखते आएंगे। अगर खर्चे बटे हुए होंगे तो सीधे कॉपी कर देंगे, खर्चे बटे हुए नहीं होंगे तो उन्हें एक प्रॉपर बेस यूज करके हम उन्हें बांट के दिखाएंगे और यहां ला करके रिकॉर्ड करेंगे, वर्किंग नोट बनाएंगे नीचे अच्छे से कि खर्चे को कैसे बांटा गया है। बड़ी स्पीडली खर्चे बटते हैं, टाइम नहीं लगता है, ठीक है। जब सीख जाओगे टाइम नहीं लगेगा। और आज बेटा ये लेक्चर यहां पर हम कंप्लीट करते हैं और नेक्स्ट लेक्चर में इसी को कंटिन्यू करेंगे, जिसमें हम आपको बेसिस के बारे में डिस्कस करेंगे कि कौन सा खर्चा होगा उसका बेस क्या होगा, कौन सा ओवरहेड होगा उसका बेस क्या होगा, ये डिस्कस करेंगे। इसके बाद बेटा ये जो सर्विस डिपार्टमेंट एक्स और वाई हैं, तो एक्स और वाई के खर्चे टोटल करके फिर इनके खर्चों को प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में ट्रांसफर किया जाएगा, तभी तो प्रोडक्शन की टोटल कॉस्ट आएगी। क्योंकि सर्विस डिपार्टमेंट किसके लिए काम कर रहे हैं, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के लिए। देखा जाए तो बेटा सर्विस डिपार्टमेंट का अपने आप में तो उनका कोई एग्जिस्टेंस नहीं है, कोई वजूद नहीं है। भाई सर्विस डिपार्टमेंट क्यों बने, प्रोडक्शन की वजह से। तो पहले सर्विस डिपार्टमेंट के खर्चे भी अलग अलग कैलकुलेट करूंगा, जिससे हम ये जान पाएं कि सर्विस डिपार्टमेंट कोई फालतू के खर्चे तो नहीं कर रहे हैं, और उनके खर्चों का टोटल करके फिर उन्हें बड़ी स्मार्टली P1, P2, P3 में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। क्योंकि अरे P1, P2, P3 ने ही तो S1 की चाय पी है, P1, P2, P3 ने ही तो इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट S2 की सर्विस ली है, तो इनके खर्चे इनके लिए हुए हैं। तो सर्विस डिपार्टमेंट के सारे खर्चे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में ट्रांसफर कर दिए जाते हैं बाद में। तो कैसे किए जाएंगे इस बात को आप सीखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तो बेटा इस लेक्चर को अच्छे से एक बार दो बार रिवाइज करिए, जिससे कि माइंड बढ़िया से सेट हो जाए। ये चैप्टर एकदम सुपर इंपॉर्टेंट है। तो फिर बेटा नेक्स्ट लेक्चर में हम इसी को आगे कंटिन्यू करेंगे। ओके बेटे, ऑल द बेस्ट।